ठीक है। तो जनरली हमारे पास एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस जब करते हैं, इसमें क्या क्या करते हैं ना, हमारे पास एक तो क्या मिसिंग वैल्यू एनालिसिस, ठीक है, मिसिंग वैल्यू है नहीं है, डुप्लीकेट चेक करेंगे, चेकिंग डुप्लीकेशंस, है ना, जीरो चेकिंग जीरो वैल्यूज, जैसे बताया था चेकिंग जीरो वैल्यूज। और क्या करते हैं उसके बाद, मिसिंग वैल्यू हो गया, देन स्क्यूनेस, स्क्यूनेस, ठीक है, इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक करता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इट इज नॉर्मली, इफ नॉट नॉर्मल, इफ नॉट नॉर्मल देन कन्वर्ट, ठीक है, देन कन्वर्ट टू नॉर्मल, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका कन्वर्ट टू, आप लिख लो, मैं अपना हैंड राइटिंग लिख रहा हूँ, ठीक है, कन्वर्ट टू नॉर्मल। सो ये हो गया एक। दूसरा हम और क्या करते हैं इसमें ना, ये तो ये कन्वर्ट करना ये अलग पार्ट है, हम सिर्फ यहाँ पे चेक कर सकते हो, इफ डाटा इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड चेक कर सकते हो, ठीक है, ईडीए में सिर्फ चेक करने का काम है, कन्वर्ट करना दिस इज अनदर प्रोसेस, ठीक है, उसको प्रोसेसिंग में बोलते हैं, उसको प्री प्रोसेस बोलते हैं, अनदर स्टेप, ईडीए के बाद आता है प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, पहले ईडीए करोगे, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके पॉइंट आउट करोगे, सारा नोट करोगे एक जगह में, उसके बाद फिर उसको प्री प्रोसेसिंग करनी है, किसको क्या करना है, ठीक है। एक हो गया स्क्यूनेस चेक कर लिया, देन आपका डाटा इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, ये चेक कर लिए, चेक करने के बाद आपकी आउटलेयर्स इसमें आ जाएगा, आउटलेयर्स लिख लेता हूँ, आउटलेयर्स चेकिंग आउटलेयर्स, ठीक है, देन आपके पास आ जाएगी ये हो गया आउटलेयर्स हो गया, बस यही सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब चीज़ एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस में होता है। और स्टैटिस्टिकल मेजर्स कुछ होता है तो स्टैटिस्टिकल, फीचर इंपॉर्टेंस, इवन से फीचर इंपॉर्टेंस, फीचर इंपॉर्टेंस, या आप इसको लोग बोलते हैं फीचर सिलेक्शन भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अलग से पढ़ेंगे, फीचर सिलेक्शन, इसको फीचर सिलेक्शन अलग से आपका ऑन सुपरवाइज मशीन लर्निंग में आता है, इसको अलग पढ़ेंगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फीचर सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फीचर इंपॉर्टेंस, फीचर सिलेक्शन मतलब सपोज आपके पास 100 ऑफ कॉलम्स है, तो मेरा जो टारगेट जिसको प्रेडिक्ट करना है उसका किसके ऊपर इंपॉर्टेंस है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, कोरिलेशन ही हो गया ना बेसिकली ये। नहीं, ये मतलब आपकी ये एक्स है ये वाई है, एक्स के बीच में यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड मल्टी कोलिनियरिटी, बताया था पहले, देयर मल्टी कोलिनियरिटी। सपोज इसके बीच में रिलेशन है, एक्स x1 x2 x3 के बीच में इनके आपस में रिलेशन है, देन दैट इज कॉल्ड मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी ऐसा कोई फीचर जिसके साथ वही इंडिपेंडेंट फीचर के साथ कोरिलेशन है तो उसको आपको इग्नोर करनी है, एक रखना है एक को हटाना है। सपोज x1 x2 के बीच में कोरिलेशन ज़्यादा है, ग्रेटर देन 50 70-80% आपको लगता है ज़्यादा है, तो इसमें से इसका मतलब मेरा जो डिपेंडेंट जिसको टारगेट कॉलम के लिए मेरे के दोनों में से एक ही है, दोनों में से एक ही ले लूँ तो बेहतर है, एक ही ले लूँ तो काम चल जाएगा, दूसरे को लेने क्योंकि दोनों सेम है, दोनों मतलब सपोज 100% क्या बोलते हैं इसको कोरिलेशन है, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। सपोज ये दोनों में 100% कोरिलेशन है, दैट मीन्स x1 को लूँ या x2 लूँ एक ही बात है, x1 इज इक्वल टू x2 होगा तभी 100% कोरिलेशन है, तो इसमें से मतलब एक हटा दूँ तो काम चल जाएगा। एक और इसमें बोलते हैं कि फीचर सिलेक्शन तभी करते हैं कि कोरिलेशन देखते हैं, उसका थ्रेशोल्ड लेते हैं कि मेरे को 80% से अबव कोरिलेशन को हटाना है, क्योंकि कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी देखा जाता है कि इसको मॉडल रन करने में 10 दिन लगता है, कि मॉडल को एक्चुअली रन करके प्रेडिक्ट करने में, इसलिए कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी देखते हैं कि इसमें मेरे को ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, एक प्रेडिक्टिव मॉडल इतना फ़ायदा नहीं हो रही है मेरे को, ठीक है, तो हो सकता है इसमें और कुछ मेरे को इसमें फीचर्स डाउन कर दूँ, डाउन स्केल करूँ ताकि मेरा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर ले, टाइम कम कंज्यूम करे, या कंप्यूटेशनल कॉस्ट इसको बोलते हैं, जिसमें आपकी जो जीपीयू सीपीयू एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो बच जाए खर्चे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको क्लाउड बेसिस में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। नॉर्मल तो हम अभी ये तो डमी डाटा में कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डाटा में आप करोगे कोई मॉडल रन तो आपको जनरली क्लाउड प्लेटफॉर्म में करनी पड़ेगी, ऑनलाइन मोड में करनी पड़ेगी रन। तो ऑनलाइन में जब करोगे चीज़ें तो आपको वहाँ पे पता चलता है कि 3 दिन 4 दिन लग रहा है सिर्फ ट्रेनिंग होने में, डाटा ट्रेन होने में, मॉडल को ट्रेन करने में, ट्रेनिंग करने में। तो उसी टाइम ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें से इतना फीचर है, कौन सा रखना है कौन सा हटाना है, सरदर्दी बढ़ती है।
कि एक एक मॉडल को 4 दिन आपको ट्रेनिंग, आप जैसे कि डीप लर्निंग में जाओगे ना, कंप्यूटर विजन इस टाइप का, NLP खास करके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में 2-2 महीना एक एक मॉडल रन करते हैं लोग, इतना भास्ट डाटा होता है। ठीक है, एक एक महीना 2-2 महीना एक एक हफ्ता खाली मॉडल ट्रेन करने में होता है, प्रेडिक्शन उसके बाद होगी। तो उसको इसीलिए ये सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ें को ध्यान रख के कौन सा फीचर इंपॉर्टेंस है, किसकी क्या रिलेशन है, को रिलेशन है, तभी काम आता है सारी चीज़ें। अभी आपको लग रहा है कि जैसे एक्चुअल रियल वर्ल्ड में आप काम करोगे पता चलेगा कि किसकी वैल्यू कितना, कहाँ पे कौन सा यूज करनी है, दिमाग तभी घुमाओगे। ठीक है, अभी सर तो हाँ जी, हाँ सॉरी, मतलब जो आप ये बता रहे थे ना कि अगर x1 और x2 दोनों का सेम कोरिलेशन है ना? नॉट देयर इज 100% कोरिलेशन है। ठीक है, हाँ, आपस में 100% कोरिलेशन। कोरिलेशन हाँ, है। दैट मीन्स x1 और x2 में से एक को रख के एक को हटा सकते हैं, ओके, तो हम एक क्योंकि को रिमूव कर सकते हैं। मेरा टारगेट कॉलम के लिए दोनों सेम सेम ओके ओके सेम रिजल्ट दे रहे हैं, मतलब इसको रखें तो उतना ही आउटपुट आ रहा है, इस दोनों रखूँ तो सेम आ रहा है। ओके, ठीक है, तो इसका मॉडल की मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी हाँ, तो हमारी, है इसका ना? मतलब एक हटा दो, दोनों रखूँ तो मेरा एक्यूरेसी स्कोर जो है सपोज 99% आ रहा है। ठीक है, हाँ एक हाँ हाँ हटाने के बाद भी सही सेम 98.9 आ रहा है, मतलब 1.1% हट रहे हैं, जिसमें से एक फीचर हटा, मतलब कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, पूरे हाँ रिकॉर्ड्स हट रहे हैं, कितना डाटा कम हो गया। ठीक है, डाटा ओके कम हो गई तो तुम्हारा कंप्यूटर 0.1% सपोज तुम्हारा सिर्फ इसके वजह से 0.1% का फर्क है, और टाइम तुम्हारा एक दिन का टाइम बच गया, कंप्यूटेशनल हाँ कॉस्ट कितना बच गया। ओके ठीक है, तो वो सारी ठीक है चीज़ें ध्यान रखते हैं। ठीक है, फिर आपकी डिस्कशन करना पड़ता है आपके स्टेक होल्डर के साथ कि एक्चुअली ये दोनों सेम है, हमें लग रहा है एज पर आवर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस, जो भी है आप ये सारी चीज़ें बताओगे, तो इसमें से कुछ को रखना है, किसको हटाना, आप बता दीजिए। दोनों सेम लग रहा है मेरे को, इसमें मॉडल, मेरा मॉडल जो बना रहा हूँ इसके लिए ये दोनों का इंपॉर्टेंस, दोनों में से एक रखूँ तो सेम इंपॉर्टेंस आ रही है, मतलब दोनों को रखेंगे तो सेम चीज़ चल रही है, मतलब सेम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मॉडल के ऊपर, इधर एक रखूँ 2 रखूँ। ठीक है, तो आपको बता देंगे ठीक है हमें ये रख लो, ये हटा दो, वो अपना बता देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों कोई को फ़ायदा नहीं है आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड से, डुप्लीकेट मतलब कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी ज़्यादा, खाली आपको कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़नी है। ठीक है, इसीलिए ये फीचर सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो फीचर सिलेक्शन हो गया, आउटलायर हो गया, फीचर इंपॉर्टेंस पहले देखेंगे, देन इंपॉर्टेंस देखने के बाद आप फीचर सिलेक्शन करोगे, फीचर सिलेक्शन होने के बाद और क्या रह गया, ईडीए में, ईडीए मतलब ये तो फीचर सिलेक्शन वगैरह ये अलग चैप्टर है एक्चुअली, ये ईडीए के अंदर नहीं है। ये फीचर सिलेक्शन एक्चुअली अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में आएगी, है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में आएगी, तो ये अलग चैप्टर एक्चुअली है, इसके लिए बहुत डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं इसको करने के लिए। तो ये हो गया आपका, डुप्लीकेट हो गया, ये सारे आपको ईडीए में करनी है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा था ना, ईडीए जो ये हम एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करते हैं, ये सिर्फ एक एनालिसिस रिपोर्ट है, ये एक्शन नहीं है। एनालिसिस एंड एक्शन में दोनों में फर्क है। दिस इज जस्ट एनालिसिस एंड ये आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहा है कि आपकी डाटा ऐसा है, आपको उसी हिसाब से आप एक्शन लो, ये बता रहा है। एनालिसिस क्या करता है, एनालिसिस आपको बता रहा है कि ये है, आप उसके ऊपर एक्शन लो, आपको बता रहा है, ऑब्जर्वेशन दे रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली हमें ईडीए में सिर्फ आपको एक्सप्लोर करना है, उसके बाद का स्टेप जो आएगा दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग। ईडीए के बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, प्री प्रोसेसिंग। नेक्स्ट स्टेप जो होता है ईडीए। हाँ सर, एक मतलब इस वाले में जैसे मैं अगर अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढूं, तो हम कह रहे थे कि अगर हमारा डेटा लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है, तो वी नीड टू नॉर्मलाइज दैट डेटा, है ना? अब वो नॉर्मलाइज करने के लिए व्हाट वुड बी द एक्शंस दैट वी वुड बी टेकिंग? दैट इज कॉल्ड प्री तो प्रोसेसिंग, वो प्री प्रोसेसिंग। ओके, अच्छा वो प्री प्रोसेसिंग है, ओके ठीक है ठीक है। मतलब ईडीए ईडीए में आपको पता चलेगा लेफ्ट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड है, आप उसमें देख सकते हो बस। ओके ओके ठीक है, आई गॉट। आपको पहले देखोगे तब तो उसके ऊपर एक्शन लोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा पहले तो आप कहाँ से क्या एक्शन लोगे, तो इसीलिए एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करना जरूरी है। ठीक है, ओके। तो ये उसके बाद लास्ट में कोरिलेशन आता है। कोरिलेशन क्या कर रहा है, ये सारे कॉलम्स को, ये अलग अलग इसमें दिख रहा था आपको यहाँ पे, जो आइट्रेशंस क्या बोलते हैं इसको, इंटरेक्शंस में अलग अलग कॉलम को आपको क्लिक करके देखना है तो देख सकते हो। अदरवाइज कोरिलेशन प्लॉट जो देता है, जैसे पियर्समैन कोरिलेशन इसको बोलते हैं, इसमें आपको दिखाई देगा एक ही जगह में दिखा रहा है सारे कॉलम्स। ठीक है, जैसे कि ये सारे कॉलम्स लेफ्ट में, और सेम कॉलम्स आपको बिलो एक्स एक्सिस में सेम कॉलम्स है, राइट एक्सिस में भी सेम कॉलम्स है। ठीक है,
और इसकी आपको कलर वाइज दिख रहा है, ज़्यादा डार्कनेस है दैट इज 100%। ऊपर वाला देखो, ऊपर सबसे ऊपर ये जो आपका बार चार्ट बार दे रहा है, इधर बार में लिखा हुआ है 100% कोरिलेशन मीन्स डार्कनेस ये वाले कलर जितना, और जितना धीरे धीरे पिंक के तरफ आओगे तो आपकी कोरिलेशन डाउन होते जा रहा है, ठीक है। और ये लाइट वाला जो लाइट व्हाइट कलर में दैट इज 0 नो कोरिलेशन, और उसके नीचे जैसे पिंक की तरफ आओगे तो नेगेटिव कोरिलेशन बढ़ते जा रहा है। ऊपर डार्क ब्लू की तरफ जाओगे तो दैट इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो डार्क ब्लूनेस जहाँ पे आप समझ लो वो आपका कोरिलेशन वहाँ पे है। ये सपोज ये इस यहाँ पे जहाँ पे क्रसर मेरे को देख पा रहे हैं आप, मशीन फेल्यूर के साथ आप कोरिलेशन कर रहा है OSF का। मशीन फेल्यूर इज हैविंग हाईली कोरिलेटेड विथ OSF, दैट इज ए डार्क आई थिंक ग्रीन कलर इज देयर नियर अबाउट 60-70%, 70 तो हाँ 60% के आसपास यहाँ पे होगी कलर, ठीक है। कलर के हिसाब से आप यहाँ पे ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा कि कौन सी कलम कौन सी फीचर बोलना है, कलम तो यहाँ पे नहीं बोलते हैं, तो कौन सा फीचर कौन सी फीचर के साथ क्या कोरिलेशन है और कहाँ पे कम कोरिलेशन है, कहाँ पे ज़्यादा कोरिलेशन है। यहाँ पे एक ही प्लॉट में आप सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। दिस इज योर कोरिलेशन प्लॉट, ठीक है। और मिसिंग वैल्यूज जैसे कि पहले बता दिया था, नो मिसिंग वैल्यूज, इसलिए सारे सेम आ रही है। रिकॉर्ड्स कम बेसी जहाँ पे मिसिंग वैल्यू होती है जो 10,000 में वहाँ पे कम हो जाता है डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह में 10,000 दिख रहा है, तो सारे कॉलम्स में देयर इज नो मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। सैंपल डाटा आपको फर्स्ट टॉप 10 रोज जो हमने हेड एंड टेल चला के दिखा रहे थे, सेम चीज़ें यहाँ पे चल रही है। तो फर्स्ट टॉप 10 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है एंड बॉटम लास्ट रोज मतलब बॉटम 10 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द EDA, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। कोरिलेशन, आइटरेशंस, देन आपके कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरिकल है, न्यूमेरिकल है, तो उसके एवरीथिंग यू कैन गेट हियर इन वन रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड पांडास प्रोफाइलिंग, ठीक है। और यहाँ पे टैब वाइज ऊपर दे रखा है आपको कोरिलेशन में, ये नीचे आए सीधा आप यहाँ पे क्लिक करो, वो वाली पेज आपको सामने में दिखाई देगा। मिसिंग वैल्यूज में क्लिक करो, सीधा मिसिंग वैल्यू पेज आपके सामने में आ जाएगा। वेरिएबल्स में क्लिक करके तो सारे वेरिएबल एक के बाद एक दिखाई देगा। आइटरेशंस वाला आइटरेशन सेक्शन दिखाई देगा फ्रंट में, तो यहाँ पे टैब दे दिया। सेम चीज़ें मैं यहाँ पे नीचे जाके दिखा रहा था, बट यहाँ पे टैब वाइज आप नेविगेट कर सकते हो। आई थिंक पांडास प्रोफाइलिंग क्लियर। आगे चले, और जो पांडास प्रोफाइलिंग को आपको सेव करना है, सपोज आपको क्लाइंट को किसी को देना है, तो आपका जो प्रोफाइल रिपोर्ट है PF जो आपने वेरिएबल में सेव किया था .to फाइल, एंड आपको जो फाइल के नाम पे सेव करना है HTML पेज दे दो, वो आपके पास सेव हो जाएगा HTML पेज में। आप उसको अपने किसी को भी, अपने स्टेक होल्डर किसी को भी दे सकते हो, वो देख सकते हैं आपकी कंप्लीट EDA। हाँ सर, अगर 2 मिनट पे अपना स्क्रीन शेयर करूँ और मैं फिर एक बार जो प्रोफाइलिंग की है उसमें जैसे वेब पेज पे आ रहे हैं तो उसको 1 मिनट पे रीआइट्रेट कर लेते हैं। यार इसमें चल ठीक है। ओके, अभी ये वाला पेज है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी, हेलो, हाँ जी दिख रहा है। अच्छा, तो ये ओवरव्यू है जो हम अभी प्रोफाइलिंग डेटा का बोल रहे हैं। अगर मैंने ओवरव्यू पे क्लिक किया तो मुझे ओवरव्यू दिखाएगा, ये है ना। ये वेरिएबल्स कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि वही चीज़ तो हमने डिस्कस किया दोबारा टाइम वेस्ट हो रही है ना। ओके कुछ इसमें कुछ डाउट है तो बताइए, नहीं तो एक एक करके आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं फिर इसको एक बार देख लूँगी। ठीक है, मैं स्टॉप शेयरिंग करूँगी। मेरे को तो क्लियर है भाई। क्लियर ना, कोई किसी डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो सेम चीज़ दोबारा रिपीट होगा ना चीज़ें। ठीक है, ओके फाइन, नेक्स्ट चलते हैं। सो ये आपके HTML पेज में आपको किसी को देखते हैं फाइंडिंग ऑब्जेक्ट, जो हमने बताया वही चीज़ इसमें मैंने लिख दिया है। आप जो चीज़ बताया उसको आप ऐसे अपना फाइंडिंग्स लिख सकते हैं, ठीक है। एंड देयर इज ए फंक्शन कॉल्ड कोरिलेशन। यहाँ पे आपका
कोरिलेशन जो न्यूमेरिकल वैल्यूज में बता रहा है, जो 100% वहाँ पे अपने ग्राफ में दिख रहे थे, रिप्रेजेंटेशन विजुअलाइज कर रहे थे, यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड में आपको दिख रहा है। शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर नहीं किया था, सॉरी। सो ये कोरिलेशन में है, तो आपका डाटा फ्रेम डॉट कोरिलेशन प्लॉट है। सो डॉट कोरिलेशन आप चलाएंगे तो आपके सारे कॉलम्स के साथ किसका कितना मैग्नीट्यूड वाइज क्या कोरिलेशन है आपको बता देगा। नेगेटिव कोरिलेशन यहाँ पे देखो माइनस साइन जहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड कितना परसेंट है, 0.04% मतलब 4% ऑफ कोरिलेशन। 0.04 मीन्स 4% कोरिलेशन। 0.035 मतलब 3.5% कोरिलेशन, ठीक है। और इस टाइप का है, यहाँ पे 1 मीन्स 100% कोरिलेशन, ठीक है। 87 मतलब 0.87 87% कोरिलेशन, ठीक है। तो इस टाइप का आपका 87%, तो हाईएस्ट कोरिलेशन यहीं पे मेरे को लग रहा है। प्रोसेस टेम्परेचर एंड एयर टेम्परेचर के बीच में सबसे ज़्यादा कोरिलेशन 87% है, ठीक है। तो इस टाइप का आप कोरिलेशन यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज भी आप देख सकते हो। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एयर टेम्परेचर में पॉजिटिव हाई कोरिलेशन विद प्रोसेस टेम्परेचर, वेराज वेरी लेस कोरिलेशन विद द अदर इंडिपेंडेंट फीचर। जितने भी इंडिपेंडेंट फीचर है, मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल एयर टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, दैट इज योर प्रोसेस टेम्परेचर के ऊपर, ओके। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ, हमने क्या करेंगे अभी ना, कुछ स्टैटिस्टिकल, लेट अस डू समथिंग इन स्टार्स मॉडल में हम देखेंगे कि किसकी इम्पोर्टेंस कितना है, मतलब विच इज मेरा जितने भी इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं, सॉरी कैटेगरिकल फीचर्स हैं, कैटेगरिकल कॉलम्स में आपस में क्या कोरिलेशन। एक्चुअली क्या होता है, आपका जो कोरिलेशन यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सारे न्यूमेरिकल फील्ड के ऊपर दिखाएगा कोरिलेशन वाली। 0 1 में हो या सपोज आपके क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल फील्ड्स जितना है, एयर टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, रोटेशनल टेम्परेचर, टॉर्क, क्यू, टूल वेयर, यहाँ तक आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जनरली मशीन लर्निंग, मशीन फेल्यूर, WF, TF ये दिखा रहा है, बट दिस इज एक्चुअली नॉट द करेक्ट वे, क्योंकि यहाँ ये एक्चुअली न्यूमेरिकल कॉलम नहीं है, ये कैटेगरिकल कॉलम है। इसकी कोरिलेशन आप कैटेगरिकल कॉलम का आपको रिलेशन देखनी है या फीचर इंपॉर्टेंस देखना है तो ये स्टार्स मेथड यूज करोगे, जो अभी करेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल के लिए देखना है तो जस्ट एक कोरिलेशन प्लॉट चलाइए यहाँ पर, डॉट कोरिलेशन, या आपने वहाँ पे जो आपने ये जो आपका दिखा रहा था, क्या बोलते हैं उसको, हिट, दैट हिट प्लॉट है ना, इसको बोलते हैं, जो कोरिलेशन प्लॉट था, कहाँ गया, हिट मैप बोलते हैं उसको, कोरिलेशन इटरेशंस, कोरिलेशन कहाँ गया, कोरिलेशन वाली प्लॉट, ये वाली। सो ये आपका जो हिट मैप है, इसको बोलते हैं हिट मैप। सो हिट मैप में आपको, तो आपको सिर्फ सारी चीज़, मतलब जो न्यूमेरिकल फील्ड है उसको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी। कैटेगरिकल के लिए हमेशा आपको स्टार्स मेथड यूज करनी है, जो अभी हम करेंगे। इसीलिए मैंने क्या किया, सारे कॉलम्स जितने हैं सबका नाम इतना बड़े बड़े है, इसलिए छोटा छोटा नाम कर दिया पहले। जैसे एयर टेम्परेचर के लिखा हुआ है, पहले था एयर टेम्परेचर के, ठीक है, प्रोसेस टेम्परेचर के, रोटेशनल स्पीड RPM, ऐसे ऐसे करके कॉलम्स थे, उसको छोटा नाम दे दिया मैंने। एयर टेम्परेचर के को मैंने सिर्फ एयर टेम्परेचर नाम पे रीनेम किया हूँ, जैसे DF.rename, तो ब्रैकेट के अंदर मेरे को कौन से कॉलम, उसके आगे क्या कॉलम, उसका नाम देना है। ये सारे कॉलम को छोटा छोटा कॉलम के नाम पे इसको मैंने दे दिया, रीनेम कर दी। अभी आप सेम डाटा को आप देखोगे तो आपका डाटा मतलब थोड़ा सा छोटा हो गया, कॉलम्स सारे, मतलब आपको काम करने पे आसान होगा इसके ऊपर कोई काम करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं सबके नाम छोटा कर दिया। देन हमने एक ये, जैसे कि लास्ट टाइम हम OLS, दिस इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड है, OLS टेक्निक, ठीक है। OLS टेक्निक यूज करके आपने दो कॉलम्स के बीच में कितना सिग्निफिकेंट वैल्यू है, मतलब सिग्निफिकेंट वैल्यू में कौन सी किसके साथ किसकी बिटवीन योर कैटेगरिकल कॉलम्स किसका इम्पोर्टेंस किसके ऊपर ज़्यादा है, वो देखने के लिए आपको ये OLS चलाते हैं। OLS फंक्शन और ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल है। जनरली आपका तो न्यूमेरिकल का आपको पता चल गया कोरिलेशन, जैसे कैटेगरिकल कॉलम में निकालने के लिए तो आपको ये API यूज करनी है, स्टार्स मॉडल .formula.api, ठीक है। ये एक API अवेलेबल है, स्टार्स मॉडल
ये इंपोर्ट करनी है। ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, एपीआई है, उसको मैंने इंपोर्ट किया है, जिसका नाम मैंने एसएमएफ रखा है। ठीक है, ये कंप्लीट एपीआई का नाम मैंने आलियास नाम दिया इसका, ऐसे आज एसएमएफ मतलब आलियास नाम दिया एसएमएफ। एसएमएफ को मैंने कॉल किया, उसके अंदर एक फंक्शन है ओएलएस फंक्शन। ठीक है, ओएलएस डॉट फंक्शन यूज किया एंड द फार्मूला इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला क्या लिखा ना, मेरे को कॉलम, एक कॉलम के साथ दूसरे कॉलम को कंपैरिजन करेगा, किसके अंदर ना, ये डाटा सेट के अंदर, ये जो डाटा के अंदर। ठीक है, करने के बाद उसको फिट करेगा एंड उसकी समरी रिपोर्ट मेरे को रिटर्न करेगा। तो मैंने छोटा सा यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज किया। ये फंक्शन ना लिख के सीधा ये लिखोगे तभी काम करेगा, बट मैंने फंक्शन लिखा क्योंकि मेरे को चेंज करके कॉलम देखना है, एक के कॉलम में दूसरे कॉलम में भी देखना है, इसलिए मैंने एक फंक्शन बना दी एसएमएफ चेक। उसमें क्या करेगा ना, दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ मैंने, दो कॉलम एंड डाटा। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड डाटा। ठीक है, तो मैंने ये कॉलम 1 कॉलम 2 के बीच में यहाँ पे फार्मूला के अंदर लिख रहा हूँ, ताकि मेरे को ये कंपेयर करना है दो कॉलम के बीच में, और कौन सी डाटा सेट के अंदर उसको कंपेयर करना है। वो डाटा सेट का मतलब जो आपके डाटा फ्रेम रहेगा, तो ये डाटा आपका यहाँ पे रहेगी, डाटा इज इक्वल टू डाटा डॉट फिट एंड रिटर्न कर रहे हैं उसकी समरी। सो इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। सपोज यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, कौन सी फंक्शन, एसएमएफ चेक, इसको कॉल कर रहा हूँ मैं। अभी एयर टेम्परेचर वर्सेस प्रोसेस टेम्परेचर दोनों के बीच में देख रहा हूँ व्हाट इज द कोरिलेशन या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस वैल्यू, दोनों में आपस में कितना डिपेंडेंट है कितना इंडिपेंडेंट, जो दोनों आपस में की डिपेंडेंसी कितनी है, ये चेक करने के लिए। तो ये जब मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें पी वैल्यू देखो, यहाँ पे पी वैल्यू 0, जितना पी वैल्यू कम होगा उतनी डिपेंडेंसी ज़्यादा है, दैट मीन्स उसकी सिग्निफिकेंट ज़्यादा है। ठीक है, एक फीचर दूसरे फीचर का सिग्निफिकेंट ज़्यादा है, या यू कैन से दोनों डिपेंडेंट ज़्यादा है। तो ये जो इसमें है, ये जो पी वैल्यू है, पी ग्रेटर देन टी, जो पी वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये पी वैल्यू 0 है यहाँ पे, ये कॉलम में कौन सी, इसीलिए यहाँ पे कोरिलेशन ज़्यादा है ये दोनों के बीच में, एयर टेम्परेचर प्रोसेस टेम्परेचर में। ठीक है, लेकिन अब सपोज दूसरी जगह में चलते हैं, इसके नीचे वाले में चलता है, आपको और फंडा क्लियर होगा। एयर टेम्परेचर वर्सेस में सारा बाकी कॉलम को इकट्ठी लेके देख रहा हूँ, जितना भी मेरा कैटेगरिकल कॉलम है, मशीन फेल्यूर है, TWF है, HDF है, RWF है, OSF है एंड RNF, ये सारे कॉलम को जोड़ के सारे इकट्ठी में देख रहा हूँ, किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, एयर टेम्परेचर के साथ। ठीक है, और मेरा डाटा फ्रेम जो है वो DF1 है, डाटा पास कर रहा हूँ। ठीक है, जब इसको मैं रन करके देख रहा हूँ, ये R² एडजस्टेड R² छोड़ दीजिए, ये अभी भूल जाइए। F स्टैटिस्टिक्स क्या है वो छोड़ दीजिए, प्रोबेबिलिटी, F स्टैटिस्टिक्स, लाइक्लीहुड, ये सारे छोड़ दीजिए, ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे अलग से, क्योंकि ये सब एरर टर्म्स है। एडजस्टेड R² इज द एरर ऑफ द मॉडल। ठीक है, ये सब अलग चीज़ें। पहले यहाँ पे ये जो एसएमएफ OLS टेक्निक में पी वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। पी वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा है, दैट मीन्स दिस फीचर्स आर नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट फॉर आवर टारगेट कॉलम। मेरा टारगेट कॉलम है एयर टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए मैंने एयर टेम्परेचर को पहले रखा, नेक्स्ट सारे कैटेगरिकल कॉलम्स को जोड़ के रखा है, मतलब एक के बाद एक देखूंगा। तो सारे कैटेगरिकल कॉलम का आपको यहाँ पे दे रहा है उसकी पी वैल्यू। देखो, मशीन फेल्यूर कैटेगरी का उसका पी वैल्यू कितना है, 0.75, किसके साथ, एयर टेम्परेचर टारगेट कॉलम के साथ, पी वैल्यू कितना है, 0 मतलब 75%। TWF है 65%, HDF 0, दैट इज गुड, हम इसको कीप कर सकते हैं। ठीक है, PWD 85%, OSF 59% को मतलब उसकी पी वैल्यू है। तो जितना परसेंटेज ज़्यादा है, ये एक्चुअली 0.5, ठीक है, 0.5 से कम हो, मतलब 5% से कम हो, दैट मीन्स इट इज़ गुड। ठीक है, क्यों 0.5% से कम हो, जो मैंने कल भी बताया था, इसको दोबारा फिर वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। 0.5 में सिग्निफिकेंस वैल्यू ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे सपोज इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस इसको अलग से, ये सेपरेट एक 2 क्लास इसका चलेगा हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिक में, बट ओवरऑल अभी दे रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या, हाइपोथेसिस क्या होता है, अज्यूमशंस होते हैं। ठीक है, अज्यूमशंस होते हैं। सपोज मैं बोलूँ कि अज्यूमशंस, सपोज 2 टारगेट कॉलम, सपोज 2 कॉलम का अभी 2 कॉलम कंपैरिजन चल रहा है, इसी को एग्जांपल लेते हैं। कॉलम 1 इज, मैं अज्यूम कर लिया, कॉलम 1 इज हाईली कोरिलेटेड विथ कॉलम 2। ठीक है, दैट मीन्स एयर टेम्परेचर इज हाईली कोरिलेटेड विथ OLS था ना, क्या नाम था उसका कॉलम, वही भी कॉलम उठा लेते हैं, मशीन फेल्यूर। ठीक है, इज हाईली कोरिलेटेड विथ मशीन फेल्यूर। ठीक है, मेरा एयर टेम्परेचर
इज हाईली कोरिलेटेड विथ मेसिंग टर्म। मैंने इसको अज्यूमसन लेके चला, दैट इज योर नॉल हाइपोथेसिस। इसको आगे से पढ़ेगा आपको अभी समझ में नहीं आएगी। तो नॉल हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको, कि अज्यूम मैंने कर लिया, स्टार्टिंग में अज्यूम कर लिया कि दिस इज हाईली कोरिलेटेड। उसके बाद एक स्टैटिस्टिकल जैसे यहाँ पे OLS चला रहे हैं, सिमिलरली स्टैटिस्टिकल मेजर होते हैं, तो उसको रन करके, ठीक है, हम ये दोनों में एक्चुअल देखेंगे कितना है, ठीक है। एक्चुअल में पता चल जाएगा जो पी वैल्यू ज़्यादा है, पी वैल्यू जनरली आपका बोलते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है। जनरली आपकी क्या होता है ना, जैसे नॉर्मली आपकी जो डाटा होता है ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं होता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम जो आपकी प्रोबेबिलिटी है आपने अज्यूम कर लिया, लेकिन एक्चुअल में जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, तो प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं तो 95% मतलब बोलते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस में सारे वैल्यू आपके इसके अंदर कवर करता है, और 5% मतलब 2.5% लेफ्ट में, 2.5% राइट में रहता है, लेफ्ट एंड राइट। ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखोगे इसमें, तो आपकी 2.5% राइट में, 2.5% लेफ्ट में रहता है, मतलब ये दोनों मिलाओगे तो 5% हो गया, और ये हो गया +90, टोटल 100%। ये कर्व का टोटल, ये कर्व बिलो द कर्व जितना एरिया है, वो एरिया सपोज टोटल 100% है, ठीक है। तो 95% इस एरिया में रहता है, ठीक है, 5% लेफ्ट एंड राइट में रहता है, ठीक है, बिलो द कर्व की एरिया ऑफ द बिलो द कर्व बोलते हैं, एरिया बिलो द कर्व जो 100%, सो 95% इसमें रहता है, तो 25% इसलिए बोलते हैं। तो 95% कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं, 95% में कॉन्फिडेंस हूँ कि ये दोनों कलम मेरा क्या है, एग्जाम्पल है कि दोनों कलम 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा दोनों कलम हाईली कोरिलेटेड, ठीक है। लेकिन जब मैंने कैलकुलेशन किया, मेजर्स किया, तो मेरे को पता चला कि ये इट इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, दैट एक्चुअली सिग्निफिकेंट वैल्यू कम निकला, पी वैल्यू इसको बोलते हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यू कम निकला, या इसकी ज़्यादा निकल गया, पी वैल्यू कम निकला तो सही है, मतलब 0.5 कम क्यों बोलते हैं, क्योंकि 0.5 मतलब 5%, पी वैल्यू हमेशा इधर का आता है, इधर का, ठीक है। तो पी वैल्यू मतलब 5% मतलब आपका हो गया 0.05 मतलब 5% हो गया, 0.05। एक्चुअली इसको कन्वर्ट करोगे मतलब आपका फ्लोट वैल्यू में, डेसिमल में, तो 5% को 0.05 लिखते हैं। तो पी वैल्यू इज इक्वल टू 0.05 से कम हो, दैट मीन्स योर जितना कम होगा इधर, तो ये एरिया बढ़ जाएगा मेरा, सपोज ये 0.25 मतलब 25 से कम हो गया, ये और कम हो गया, इधर कम, ये एरिया इधर का कम हो गया, तो मेरा ये जो है 95% बढ़ के 98% हो जाएगी, 2% बढ़ जाएगा। सपोज यहाँ पे 2% इधर कम हो गया, तो मेरा ये एरिया बढ़ जाएगी 2%, इधर वो 1% बढ़ जाएगा, इधर 1% बढ़ जाएगी। तो जनरली क्या होगी, जितना ये एरिया बढ़ जाएगा ना, एरिया ये वाली, तो इतना मतलब कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस लेवल। 95% कॉन्फिडेंस था, अब 95 से 98% कॉन्फिडेंस हो गया, क्योंकि पी वैल्यू कम हो गया, लेस हो गया। पी वैल्यू 0.1%, पहले 2.5 था, और सपोज 1% कम हो गया, इधर 1% इधर 1% कम हो गया। जब मैंने स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन किया, एक्चुअल कैलकुलेशन किया, पता चला कि मेरा पी वैल्यू एक्चुअली 0.25 नहीं है, अज्यूमसन मेरा 95 लिया था, मैंने अज्यूम किया कि 95% ओके, 95% होगा तो मैं मान लेता हूँ कॉन्फिडेंस में कि 95 कॉन्फिडेंस है, मैं दोनों कॉलम हाईली कोरिलेटेड है। जब मैंने एक्चुअली मतलब स्टैटिस्टिकल मेजर किया, ये तो 95% से ज़्यादा है आपको निकला, मतलब यहाँ पे पी वैल्यू कम निकल रहा है, 2.5 से मतलब 5% से कम निकल रहा है, ठीक है। सपोज 4% निकला, मतलब इधर रहेगा 2%, इधर रहेगा 2%, 2.5 था, होना चाहिए था, 2% हो गया, मतलब 0.5 इधर कम हो गया, इधर टोटल 1% कम हो गया, तो इधर 1% सपोज लेफ्ट राइट में कम हो गया, तो मेरा ये एरिया बढ़ गया, 95 से 96% हो गया। मैं तो मतलब मैंने अज्यूम किया था 95% दिस इज कोरिलेटेड, बट एक्चुअल में 96% कोरिलेशन निकल रहा है, मतलब दैट इज एक्चुअली में 96% कॉन्फिडेंस में ये बता रहे कि दिस इज द कोरिलेटेड, 95% एक्स्ट्रा निकला, मतलब 1% एक्स्ट्रा निकल गया। सो दैट मीन्स योर क्या बोलते हैं इसको, ये पी वैल्यू, इसलिए जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होता है पी वैल्यू, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू। इफ पी वैल्यू इज लेस देन 0.05, दैट मीन्स योर दैट इज गुड फॉर योर मॉडल। गुड, कोई भी आप अज्यूमसन ले रहे हो, दैट इज गुड फॉर योर अज्यूमसन, कोई भी अज्यूमसन ले रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे
हमने अज्यूम, ये कोई भी किसी, ये ओनली यहाँ पे कोरिलेशन की बात चल रही है, मतलब हम कैटेगोरिकल कोरिलेशन OLS फंक्शन लगाए, लेकिन डिफरेंट स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है जिसमें कि आपको मॉडल का परफॉर्मेंस आपको अज्यूम करो 95% हो तो चल जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये 95 से ज़्यादा हो रहा है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा दे रहा है मेरे को मेरा मॉडल, ठीक है। कॉन्फिडेंस चेक करना, अज्यूमसन का कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए होता है। मैंने अज्यूम किया ये, बट एक्चुअली में जब निकलता है कितना स्टैटिस्टिकल उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। मैंने हाइपोथेटिकली स्टार्टिंग में ये अज्यूम किया था। हाइपोथेसिस क्या होता है? अज्यूमशंस होते हैं। मैंने अज्यूम किया था इतना, बट जब रियल में काम होने के बाद, जब रियल मैंने स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो दैट इज समथिंग एल्स, बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। सिग्निफिकेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, पी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पी वैल्यू घट गया, दैट मीन्स योर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, 95% और बढ़ गया। तो पी वैल्यू जैसे जितना 0.5 से कम होती जाएगी, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ जाएगी। कॉन्फिडेंस बढ़ गया मीन्स आपका अज्यूमशंस ट्रू है, ठीक है, मतलब योर एक्सपेक्टेंस से ज़्यादा आपको दे रहा है आउटकम। सिमिलरली यहाँ पे आपकी पी वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे कम है वहाँ पे अच्छा है। मतलब देखो यहाँ पे 0% है पी वैल्यू, दैट मीन्स एच डी एफ और आपका क्या नाम है इसका, एयर टेम्परेचर is good. There is a highly significant, this feature is highly significant for my target column, whereas this is lesser significant, this is lesser significant. So ये significant value ये निकाल के देता है आपको how your, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे p value is high for categorical features like machine failure, TW, PW and OSF. So not more significant for air temperature predictions. So these features are not much more significant, ठीक है, because their value are greater than 0.5. It is good for if it is less than 0.05, then it is good. 0.05 का मतलब 5% कम होनी चाहिए significant value जो है p value. तो significant याद रखना, significant किसको चेक करते हैं? सिर्फ ये p value, बाकी सारा भी कोएफिशिएंट एंड स्टैंडर्ड एरर ये सब चीज़ें भूल जाइए, सिर्फ ये वाला कॉलम को देखिए p value, ठीक है। सिर्फ इसके लिए हमने इसको लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये एक टेक्निक यूज करते हैं टू नो हाउ योर कैटेगरिकल कॉलम इज डिपेंडेंट विथ योर, किसके साथ है डिपेंडेंट, मतलब हाउ इट इज सिग्निफिकेंट विथ योर टारगेट कॉलम, ठीक है। कैटेगरिकल कॉलम में आपको ये नहीं बोल सकते हो कि कोरिलेशन नहीं, कोरिलेशन जनरल होता है न्यूमेरिकल फील्ड में। कैटेगरिकल फील्ड में आपको सिग्निफिकेंट चेक करते हैं, हाउ इट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इसीलिए सिग्निफिकेंट चेक करने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ही करनी पड़ेगी, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे मेथड यूज किया OLS मेथड यूज किया है, दिस इज द OLS मेथड, .OLS मतलब OLS, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी मीन्स कैटेगरिकल, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, दैट इज द टेक्निक वी आर यूज, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल चीज़ें हैं आपके कैटेगरिकल को चेक करने के लिए, हाउ इट इज सिग्निफिकेंट फॉर योर प्रेडिक्शंस, ठीक है। देन आ जाते हैं मिसिंग वैल्यू एनालिसिस। मिसिंग वैल्यू सिंपल है, इज नॉल सम, ये आपको पता है, मैंने हम पहले ऊपर भी देख लिए थे, अब यहाँ पे भी देखो कोई यहाँ पे नॉल वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन जीरो हमने ऊपर देखा था कि जीरो इज देयर, ठीक है, इसलिए जीरो चेक कर लेते हैं। DF इजिकल टू जीरो डॉट सम, जैसे यहाँ पे इज नॉल डॉट सम कहते हैं। सिमिलरली इजिकल टू जीरो डॉट सम जैसे करोगे तो कहाँ पे कितना जीरो है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जीरो कहाँ पे था, ये वाली, तो ये कॉलम में जीरो है। देखो मशीन फेल्योर में तो जीरो होगा, ये सारे में जीरो होगा 100%, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरिकल कॉलम है, ट्रू एंड फॉल्स में है, 0 एंड 1 में है, तो मान के चलते हैं यहाँ पे जीरो जो है सही है। बट ये टूल वेयर जो है यहाँ पे जीरो क्यों है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जीरो नहीं होनी चाहिए, फिगर होनी चाहिए। ये एक्चुअली तुम्हारा कंटिन्यूस डाटा है, कंटिन्यूस नहीं कंटिन्यू, हाँ या कंटिन्यूस मतलब इंटीजर डाटा है। इंटीजर में जीरो है, दैट मीन्स हो सकता है रॉन्ग एंट्री हो सकता है गलत मिस कैलकुलेशन कुछ हो। तो इस टाइप का डाटा को आपको थॉरोली चेक करनी है। जहाँ पे जीरो वैल्यू है न्यूमेरिकल फील्ड में, कैटेगरिकल फील्ड में जीरो है, दैट इट इंडिकेट्स फॉल्स, ओके, ट्रू या फॉल्स ऐसा कुछ हो सकता है। यस और नो जहाँ पे जीरो हुआ है तो चलेगा। लेकिन जो न्यूमेरिकल फील्ड है वहाँ पे जीरो है, उसको ज़्यादा आपको फोकस करना है। क्यों वहाँ पे जीरो, 120 रिकॉर्ड जीरो दिखा रहा है, क्यों 120 रिकॉर्ड में जीरो है, आपको इसको गो थ्रू करनी है, डिटेल्स में जानी है, ठीक है। तो इसको सपोज मैं जीरो को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ, तो मेरे को पता है कि फिल एन टेक्निक हमें पता है, जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा था, कौन सी वाली
पहला जो हमने प्रोजेक्ट किया था हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में, फिल एन ए हमने किया था, इम्पुटेशन टेक्निक यूज किया था, मीन मीडियन मोड। सिमिलरली उसको करने के लिए हमने कैसे किया था, फिल एन ए टेक्निक यूज। फिल एन ए मतलब जहाँ पे नॉल वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दो। फिल एन ए मतलब जहाँ पे नॉट ए वैल्यू या नंबर, कोई नॉट ए नंबर है या नॉट ए वैल्यू है, कोई नॉल वैल्यूज है, तो उसको हमने रिप्लेस करते हैं मीन या मीडियम में कर सकते हो। तो उसको करने के लिए हमें नॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए जीरो को हमें पहले नॉल वैल्यू में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने यहाँ पे फंक्शन किया, जो मेरा ये टूल वेयर में 120 जगह में जीरो है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, जीरो को विथ रिप्लेस कर रहा हूँ नॉन वैल्यूज में। एनपी, एनपी मतलब नमपाई डॉट एन मतलब नॉल। नमपाई के अंदर एक फंक्शन है एन जो आपको नॉल वैल्यू दे देगा, ठीक है। वो सिमिलर नॉल वैल्यू को मेरे रिप्लेस, जीरो के जगह में नॉल वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस मार दी, ठीक है। तो रिप्लेस करने के बाद जब मैं जीरो अभी चेक करूँ, देखो यहाँ पे जीरो जीरो हो गया, क्योंकि जीरो की जगह में एन आ गई सारी। टोटल वेयर में 120 था, अभी जीरो आ गया, नो देयर इज नो जीरो। यहाँ पे चेक कर रहा हूँ जीरो, हाउ मेनी जीरो आर देयर इज इक्वल टू जीरो डॉट सम, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, पहले 120 था, अभी कोई जीरो नहीं है। दैट मीन्स ऑल हैज बीन कन्वर्टेड टू नॉल वैल्यूज, np.nn वी हैव रिप्लेस्ड नाउ जीरो विथ नॉल वैल्यूज। क्यों रिप्लेस किए, क्योंकि नॉल वैल्यू मेरे पास आ जाएगा तो मैं नॉल वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ बाय यूजिंग फिल एन ए टेक्निक। फिल एन ए टेक्निक यूज करके मैं उसको मीन या मीडियन जो भी चाहूँ उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा मीन एंड मीडियन टूल वेयर का कितना है ना, दोनों लगभग सेम है, 109 आ रहा है। तो मैंने क्या किया ना, कोई भी एक टेक्निक यूज कर सकते हो। मैंने मीन यूज किया और मीन के साथ रिप्लेस कर दी, फिल एन ए मीन। जहाँ पे एन ए है 120 जगह में एन ए हमें कर दिए थे, नॉल वैल्यू कर दिए थे, उसको मीन में रिप्लेस कर रहा हूँ। ये मीन वैल्यू जो है, इसको वैल्यू को स्टोर किया एक वेरिएबल मीन के नाम पे, और यहाँ पे मैंने मीन को रिप्लेस कर रहा हूँ। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू मीन्स परमानेंटली रिप्लेस कर रहा हूँ। जहाँ पे एन मिलेगा परमानेंटली उसको, उसकी जो फील्ड है, ये जो टोटल वेयर जो ये कलम है, इसी कलम का जो मीन वैल्यू है वो मीन वैल्यू, मीन मतलब एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू से रिप्लेस कर रहा हूँ, फिल एन ए कर रहा हूँ। आई थिंक यहाँ तक जीरो आपको जीरो क्लियर है, क्लियर हुआ नहीं हुआ यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। अभी देखो मेरा जीरो जीरो हो गया, एन ए भी नहीं मिलेगा, जीरो भी नहीं मिलेगा। अभी जीरो नहीं है, अब एन ए, क्योंकि एन ए को मैंने मीन में रिप्लेस कर दी, तो यहाँ पे आपको फिल कर दी, तो यहाँ पे आपको एन ए भी नहीं आएगा, जीरो भी मतलब नहीं आएगा। इसी जगह में बात कर रहा हूँ टूल वेयर्स में, ठीक है। टूल वेयर्स में आपका ना इधर जीरो है ना, यहाँ पे देखो ना इधर जीरो है ना इधर आपकी नॉल वैल्यूज है। तो दिस इज द वे यू कैन हैंडल द मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यू को आपको कैसे हैंडल करना है, जीरो वैल्यू को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। रिप्लेस करना है आपको जनरल में, कुछ नहीं करना है। जीरो जहाँ पे मिला उसको रिप्लेस करो, या जीरो है तो उसको नॉल में पहले रिप्लेस कर दो, देन नॉल को आपको फिल एन ए टेक्निक यूज करके, बाय इंपुटेशन टेक्निक हमने जो वहाँ पे पढ़े थे उसको भी यूज कर, राइट राइट, वो यूज करके हमने तो भी किया ही था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उसको आप इनपुट कर सकते हो, ठीक है। प्राइस प्रोडक्शन वाले में, प्राइस प्रेडिक्शन में किया था, राइट। शेप टेक्निक यूज कर सकते हो, यहाँ पे मैंने मीन मीडियन में रिप्लेस किया हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया, यहाँ तक हमने कल तक कवर किया था, वहीं तक, सिर्फ वहीं तक आके बैठ गए। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 10 मिनट। अब बताइए आगे जाना है, होल्ड कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले बताओ, कोई कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है या डाउट है, कुछ है? अभी तो मेरे को तो क्लियर है। शैलेश, बाकी लोगों को शैलेश भाई को थोड़ा सा डाउट हो, क्योंकि पहले आज उन्होंने आए नहीं स्टार्टिंग क्लास से। आज एक बार रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगी। शैलेश भाई है नहीं क्या, आवाज़ नहीं आ रही? हेलो शैलेश भाई, म्यूट पे है शायद। हाँ म्यूट पे हैं या ऐसे ज्वाइन करके छोड़ दिया, पता नहीं। घर का काम एक बार सर आप ना रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, मतलब आज के सारा ज्वाइन करके एक ही कर लूँगा ना, वो रिपीट चीज़ें हो रही है, तो इसलिए मैंने कहा कि एक ही साथ कर देंगे, ज्वाइन करके वीडियो इकट्ठी करके डालेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है भैया, बहुत हो गया। तो चलो बहुत हो गया तो ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा रिवाइज हो जाता है ना तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी बैठ जाता है। रिवाइज की बात नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस घर पे देखते हो ना, ये प्रॉब्लम है।
घर पे नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम है एक्चुअली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे है, आप बोलोगे ऐसा नहीं चल है। हाँ नहीं सही बात है। आपने ये जो फी लेने टेक्निक है वहाँ पे भी प्राइस प्रिडिक्शन में किए थे, नहीं किए थे? किया था हाँ, बिल्कुल बट बिल्कुल अभी याद है। आपको अभी देख रहे हो तो नया नया लग रहा होगा, कहाँ से आ गया ये। नहीं नहीं नया नहीं है, सही समझ गया तो आइडिया आ गया ना। ये तो कल भी हुआ था ना। नहीं तो आप तो बाद में आए हो, हमने एक हमने पहले प्रोजेक्ट कर रखा है प्राइस प्रिडिक्शन अच्छा वाला, अच्छा। उसमें काफ़ी चीज़ें उसे। हाँ नहीं उसमें काफी सारी चीजें उसमें भी कवर हो गई थी ना, हाँ जैसे प्राइस। इजनल वाली सम वाली ये सब चीजें कवर हो गई थी। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे स्क्यूनेस चेक करेंगे, स्क्यूनेस को हटाएंगे, ठीक है। तो जो बता रहा था ना, हाउ टू रिमूव द स्क्यूनेस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में Right. कन्वर्ट करेंगे। देखो ये मेरा डाटा नॉर्मल हो गया इधर, ठीक है। इधर स्क्यूनेस राइट को था, राइट हट के नॉर्मल हो गया। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट ईयर में करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है। फीचर स्केलिंग आ जाएगा। फीचर स्केलिंग वहाँ पे भी किए थे, दोबारा रिपीट होगी, ठीक है। हाँ हाँ राइट किए थे यस। हाँ देन आपकी डिपेंडेंट रहता है। उसके बाद कोई काम नहीं, उसके बाद फिर तो मॉडल बनाना है। मॉडल बनाना बहुत ईजी है, उससे पहले का काम ज़्यादा होता है। वो मेनली डाटा सारा क्लीन करना मेन तो वही, हाँ 70-80% काम तो वही है। वही है। हाँ 30% आपको मॉडल बनाना है, प्रेडिक्ट करना है, वो ज़्यादा काम है। और उसके बाद लोग फंसते हैं। उसके बाद उसको जो आता है ना रिजल्ट, स्कोर आता है, उसको करेक्ट बढ़ाना है स्कोर को, ठीक है। सपोज मेरा जो मॉडल का स्कोर है 90% स्कोर दे रहा है, लेकिन मेरा क्लाइंट एग्री नहीं हो रहा है, बोले ये बहुत कम है, बड़ा मुझे इतने इतने मतलब हल्का मॉडल नहीं चाहिए, इतना मतलब उसमें गलतियाँ मतलब 90% 10% गलत दे रहे हैं, 90% सही दे रहे हैं, ठीक है। 10% मुझे गलती नहीं चाहिए, मेरे को मिनिमम 5% तो चल जाएगा, 5 से अबव नहीं चलेगा। तो आपको क्या करोगे फिर, आपको उसको कोशिश करोगे एरर कम हो, ठीक है। एरर कम होगी तो आपकी स्कोर बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी ना। एक्यूरेसी कब बढ़ेगी, जब आपकी एरर कम हो जाएगी। सही बात है। तो आपको एरर को डाउन करने के लिए आपको डिफरेंट फिर उसको दोबारा फिर स्टार्टिंग से जाओ, कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे किया है, ये देखोगे। फिर दोबारा आप उसको देखो कौन सी फीचर गलती से, जो इसकी फीचर नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं वो घुसा हुआ है, उसको हटाओ। या आपकी कोरिलेशन में आपने ऐसा कोई फीचर आपने निकाल दिया है जिसकी ज़रूरत थी, ठीक है। या कहीं पे कुछ आपने जो इम्पुटेशन टेक्निक यूज किया है वो गलत किया है, या आपने जो नॉर्मलाइज किया हो डाटा को उसमें भी कहीं पे गलती कर दी है, वो चीज़ देखोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आपकी जो मॉडल की स्कोर को बढ़ाने के लिए आप फिर फाइन ट्यून करते हैं उसको, डिफरेंट पैरामीटर को फाइन ट्यून करोगे। फाइन ट्यून करने के बाद फिर उसको चलो ये मशीन लर्निंग में आपको मॉडल सपोज इतना सारा करने के बाद भी आपका 90% 5% दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो आप दूसरा मशीन लर्निंग मॉडल यूज करो। ऐसे बहुत सारे मशीन लर्निंग मॉडल है। आप लीनियर रिग्रेशन में मिनिमम 8-10 मॉडल है, लॉजिस्टिक में भी ऐसे बहुत सारे मॉडल्स है, सॉरी अपना क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम में बहुत सारे मिनिमम 10-12 आपके मॉडल्स मशीन लर्निंग मॉडल मिल जाएंगे। तो एक में नहीं हुआ तो दूसरे चेक करो, वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, आप अच्छा रिजल्ट दे दे, नहीं होता तीसरे में देखो। तो सारे मॉडल को एक एक करके रन करोगे, जो बेस्ट है उसको फिर सिलेक्ट करोगे, उसको फिर पाइपलाइन बनाओगे, पूरा एक ही कंप्लीट बनाओगे, एक ही सिस्टम। जो मतलब नया डाटा आया तो प्रेडिक्ट करने के लिए थोड़ी एक एक रन करेगा, एक एक कोड तुम्हारा, तुम तो ये टेस्टिंग है एक्चुअली है, यह भी टेस्टिंग कर रहे हो तुम। एक्चुअल ये मॉडल ये कोई आप ये नहीं कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, एक एक कोड रन करके टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो फिर उसको प्रॉपर मॉड्यूलर वे में बनाओगे, फंक्शन बनाओगे, प्रॉपर स्टार्टिंग से पाइपलाइन बनाओगे, ठीक है। वहाँ पे हमने पाइपलाइन जैसे बनाया था, तो जैसे कोई नया डाटा आया तो पाइपलाइन में डाल दी, सीधा आपको आउटपुट निकाल के दिया, ठीक है। सीधा आउटपुट आपका प्रेडिक्शन करके देगा, ठीक है। उस टाइप का आपको पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, बहुत सारा काम होता है। तो ये मैसे खाली ये मॉडल बनाने तक नहीं है, मॉडल बनाने के बाद वो काम है, और मॉडल बनाने से पहले ज़्यादा काम है, पहले और बाद में ज़्यादा काम है। मॉडल का बनाना मतलब आप मान के चलो 10% 15% जो बोलता है ना हम मुझे मॉडल को बनाना आता है, तो मॉडल तो कोई भी बना देगा। 10% का काम भी नहीं है मॉडल बनाना। मतलब आपका 100% सपोज टोटल डाटा साइंस का है, तो आपका 10% मॉडल बनाने में जाएगी, मतलब आपकी जो बच गया 90%, 45% आपको इधर, 45% उधर, ऐसे टाइम जाएगी आपकी टोटल टाइम। सपोज आपकी बात कर रहा हूँ, आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऐसे आपका टाइम जाएगा। तो पहले ये टाइम लगेगा ज़्यादा समझने में, उसको तैयारी करने में। मॉडल के बाद ऐसे ही टाइम लगेगा आपको, लेकिन मॉडल का यूज 10% का काम है बस। मॉडल बनाना है, 10 मॉडल बना दिया, कंपेयर करना है, ये करना, वो तो कंपेयर करने में टाइम लगता है। बट हाँ चीज़ें जो है मॉडल बनाने में इतना टाइम नहीं लगती है, ठीक है। चलो ठीक है।